बेटा अब हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स में। रिवीजन चल रहा था आपका, बेटा जान रहे हो आप लोग। तो यहाँ पर हम इस बार बेटा आप क्या करने वाले, कॉन्सेंट्रेशन का डिपेंडेंसी हम लोग पढ़ लिए थे। रेट ऑफ रिएक्शन पर कॉन्सेंट्रेशन का किस तरीके से डिपेंडेंसी होती, किस तरीके से उस पर निर्भरता होती है, वो सारे कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल सब हम लोग कर लिए थे, है कि नहीं। अब हमको करना है बेटा यहाँ पर क्या कि डिपेंडेंसी ऑफ टेम्परेचर। क्या करना बेटा, डिपेंडेंसी ऑफ टेम्परेचर, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन की जो निर्भरता है वो तापमान पर किस तरीके से वेरी करेगी, किस तरीके से परिवर्तन करती है, ये ध्यान रखना। तो जो बेटा समझते हो आप लोग क्या कहते हैं, तापमान की निर्भरता किस पे बेटा क्या कहते हैं, अपक्रिया की दर पर। यानी टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑन रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रेट कांस्टेंट, या फिर रेट कांस्टेंट, दोनों की बात हम कर लेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना, सिंपल सी बात। तो बेटा देखो यहाँ पर जर्नल सी बात थियरी में लिखी गई है, एनसीईआरटी में आपका ये बात बताया गया, क्या कहते हैं बेटा कि जनरली आप अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा भैया, बढ़ जाता। सिंपल सी बात, जनरली बात यही कही गई है, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर में कहा गया बेटा, अगर मान लो टी टेम्परेचर है, टी में अगर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया गया, कोई टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया बेटा, तो क्या हो यहाँ पे 2 टाइम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा, 2 टाइम इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से 2 गुना लगभग रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाए, अपक्रिया की दर बढ़ जाती है। ये कहानी तापमान की कहानी, ये ध्यान रखना। लेकिन ये चीज़ें बेटा चल नहीं पाई, कहीं कहीं फॉलो हुई, कहीं कहीं फॉलो नहीं हुई। तो एग्जैक्ट टेम्परेचर पे क्या डिपेंडेंसी है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आर्हेनियस साहब आए। तो आर्हेनियस ने अपना एक इक्वेशन दे दिया कि किस तरीके से रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन आपका बेटा टेम्परेचर से रिलेटेड है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ कौन है बेटा, यहाँ पर इस चीज को टेम्परेचर की डिपेंडेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए कौन है भैया, आर्हेनियस है। तो आर्हेनियस का इक्वेशन सबको पता होना चाहिए। आर्हेनियस इक्वेशन, कोई पूछे, कोई बताए आर्हेनियस समीकरण किसे कहते हैं, क्या बताओगे। अरे यार जर्नल से एक लाइन अगर लिखना हो तो क्या बोलोगे, क्या लिखोगे, यह समीकरण या यह इक्वेशन एक टेम्परेचर डिपेंडेंसी की को एक्सप्लेन करता है। इट दिस इक्वेशन एक्सप्लेन डिपेंडेंसी ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। अपक्रिया की वेग दर को या अपक्रिया की वेग दर पर तापमान की निर्भरता, समय नहीं, तापमान की निर्भरता को व्यक्त करता है या को व्याख्या करता है। सिंपल बात ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ टी बराबर टाइम नहीं, टी बराबर तापमान चलेगा, टेम्परेचर, ठीक है, ये ध्यान रखना। सुनो बेटा यहाँ पे, तो यहाँ है बेटा के इक्वल टू ए ई के पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, यही इक्वेशन है बेटा आर्हेनियस का। यहाँ पे क्या क्या है बेटा, यहाँ पे तो सर जी रेट कांस्टेंट है, ठीक है। ए क्या है बेटा यहाँ पर आपका, तो ये है फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, कह सकते हो आर्हेनियस फैक्टर कह सकते हो आप, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कह सकते हो आप। मैंने क्या क्या बताओ आपको, आर्हेनियस कोफिशिएंट बोल सकते हो आप, या आर्हेनियस कांस्टेंट बोल सकते हो आप, या फिर क्या कहते हो फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोल सकते हो आप, आवृत्ति गुणक कहते हो जिसे, आवृत्ति गुणक कह सकते हो हैं, या आर्हेनियस गुणांक कह सकते हो, या आर्हेनियस स्थिरांक कह सकते हो, या फिर बेटा देखो एक्सपोनेंशियल टर्म से पहले आता है तो प्री एक्सपोनेंशियल टर्म कह सकते हो या फैक्टर कह सकते हो आप, समझ गए ना। हाँ, पूर्व घातांकी क्या कहते हैं, गुणक,
सिंपल, समझिए बात हो ना, ये कहानी है। तो अच्छा सर जी, ई क्या है आपका? एक एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है। यहाँ ई क्या है? एक्सपोनेंशियल, घातांकीय स्थिरांक है एक प्रकार का। ई की वैल्यू फिक्स होती है, 2 पॉइंट समथिंग करके होती है, याद करो। और ई बेटा आपका क्या है यहाँ पे? इसी का काम है, बहुत इंपॉर्टेंट भैया, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। ये सक्रियण ऊर्जा जिसे कहते हो आप, साफ साफ पूछता है डेफिनेशन, सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं? आया था अभी बताएंगे, परेशान ना हो। देखो यहाँ पे इसका मतलब रिवीजन नहीं करके गए थे, इसलिए स्किप कर दिए आप, गलत बात। देखो बेटा यहाँ पे है टी क्या है? क्या भैया? ये टेम्परेचर है। टी क्या है भैया? यहाँ पे टेम्परेचर, तापमान है। तापमान किस में रहेगा? केल्विन में रहेगा, ये ध्यान रखना। सेल्सियस नहीं, यहाँ क्या चलेगा? केल्विन चलेगा। आर क्या है? गैस कांस्टेंट है, वही यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सिंपल बात। आर की वैल्यू क्या होती है? 8.314 जूल केल्विन पर मोल कह सकते हो आप, है कि नहीं? ये कहानी हो गई बेटा, लिसन। तो इतनी सारी चीजें आपको जैसे इक्वेशन आएगा, आर्य समीकरण किसे कहते हैं, तो एक लाइन में लिखना है आपको। अब क्रिया वेग की दर की तापमान पर निर्भरता को समझाने वाला, व्याख्या करने वाला समीकरण आर्य समीकरण कहलाता है। ये समीकरण लिख देना आप, इसके सारे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, क्या 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 चीज, कौन कौन क्या है, वो लिख देना। दैट्स इट, इतने में 1-2 नंबर आपको मिल जाएगा, ये ध्यान रखना। अब आ जाओ बेटा, क्या कहते हैं सर जी, इसका क्या ग्राफ होता है? ये एक्सपोनेंशियल है, तो इसका ग्राफ बेटा यहाँ के और टी के बीच में अगर आप निकालोगे ग्राफ, तो इसका ग्राफ बेटा लड़का लो, टी है यहाँ के है, इसका ग्राफ ऐसे लिख लो आप, इसका ग्राफ बना लो ऐसे बेटा, ध्यान दो यहाँ पे। इसके इक्वल टू के और टी, टेम्परेचर के प्रेजेंट बेटा, इसका ग्राफ कैसे जा रहा है? देखो ध्यान से यहाँ पर, इस तरीके से, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये ग्राफ बना लेना आप लोग। अब आ जाओ बेटा, क्या कहते हैं, इस आर्हीनियस इक्वेशन का पोस्टमार्टम करते हैं हम लोग, मतलब यानी कि इसको लॉग वगैरह टर्म में तोड़ेंगे फोड़ेंगे और नया नया फार्मूला बनाएंगे, नए नए क्या कहते हैं बेटा आप, क्या बनाएंगे, इस पे ग्राफ वगैरह देखेंगे, फिर उसके बाद जानेंगे कि इस इक्वेशन का वास्तव में क्या असर है, ठीक है। चलो ठीक है, देखो ध्यान से, अगर बेटा ध्यान दो यहाँ पर, अगर इसको क्या किया जाए, लॉग ले लिया जाए इसमें, जैसे लॉग लोगे आप, बताओ क्या होगा? लॉग नहीं बेटा, यहां ले लेंगे हम लोग नेचुरल लॉग। क्या ले लेंगे हम लोग? नेचुरल, प्राकृतिक लॉग ले लेंगे, ln से लिखते हैं उसको ना, लॉग यहाँ ले, लॉग यहाँ ले चला बेटा, तो ln हो गया, ln के इक्वल टू ln a डॉट e के पावर माइनस e अपान में RT, यही होता है बेटा आपका। तो log m इंटू लॉग एन, log m प्लस log n हो जाएगा, तो ln के इक्वल टू ln a प्लस ln e के पावर माइनस e अपान में RT। बेटा ln e की वैल्यू होती है 1, तो इसको e के पावर समथिंग है, इसको ले आओ आगे आप, तो आगे आएगा तो ln e की वैल्यू क्या होगी? 1, तो कोई मतलब नहीं है, तो इसको एकदम में आगे लिख दो, ln a आपका यहाँ लिख दो, क्या आगे बताया भैया, बताओ यहाँ पे ln के, तो ये है आपका फाइनल फॉर्मूला, मतलब लॉग के टर्म में इसको इस तरीके से करेंगे, ध्यान रखना। सर देखो बेटा यहाँ पे ln के और आपका यहाँ पे टी टेम्परेचर, यहाँ बेटा रेट कांस्टेंट, यहाँ बेटा क्या आपका टेम्परेचर टी है, दोनों के बीच में कैसे ग्राफ हम बनाएंगे वो देखो ध्यान से बेटा। यहाँ पे क्या करने वाले हम लोग, यहाँ करने वाले ln के, यहाँ सर जी 1/t लेंगे हम, ध्यान देना यहाँ पे, इसको y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कराओ, x एक्सिस को हम क्या लेट कर रहे हैं बेटा 1/t मान रहे हैं, 1/t को x एक्सिस कर रहे हैं लेट, और ध्यान रखो m तुम्हारा माइनस e/r हो जाएगा, और c आपका क्या होगा ln के ln a होगा, मतलब लास्ट बेटा ये क्या हो जाएगा आपका ln a। तो शुरुआत कहाँ से होगी? ऐसे होगी, ये ध्यान रखना, ऐसे गिरेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप क्या आएगा बताओ सब लोग भैया, स्लोप मतलब m प्रवणता माइनस e/r आ जाएगा, ये पता है सबको ना,
बोलो, पता है ये बेटा? चलो वेरी गुड। तो ये याद रखना, ये वाला ग्राफ बहुत ध्यान से, ठीक है। चलो इधर आ जाओ बेटा। अब इसको मान लो क्या, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब इस बार हम क्या करने वाले हैं भैया, यहाँ पे ln को नेचुरल लॉग को हम बेस 10 लॉग में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो जहाँ जहाँ लॉग है वहाँ हम ln जहाँ है वहाँ 2.303 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जैसे यहाँ पे कराए 303 लॉग बेस 10 के हो जाएगा, और यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ हो जाएगा बेटा फिर 2.303 लॉग बेस 10 a। अब एक काम करो बेटा, लॉग 3.303 से क्या करो, सब कहीं पे डिवाइड करा दो। जैसे डिवाइड कराओगे सबको बेटा क्या होने वाला बताओ यहां पर, जरा बताओ, ये कट गया क्या है बताओ, यहां पे बेस 10 के, और यहां ये बेटा यहां आ जाएगा, ये आ गया 1/t, ये इंटू में है, और यहाँ क्या होगा भैया लॉग बेस 10 a। ये आ गया बेटा आपका फाइनल लॉग बेस 10 के टर्म में आ गया, ठीक है। अब इसका ग्राफ बना लो लॉग बेस 10 के में, और 1/t में कर्व क्या ग्राफ क्या बनेगा, बस ग्राफ ऐसे ही बनेगा, बस इसका क्या बदल जाएगा, स्लोप बदल जाएगा इसका। क्योंकि आप जैसे कंपेयर करोगे y इक्वल टू mx प्लस सी से, तो सर जी y तो लॉग के हम मान रहे, y एक्सिस पे हम क्या कर रहे हैं हम लोग लॉग बेस 10, हाँ, और x आपका 1/t ही है, बिल्कुल भैया जरूरी ग्राफ है ये। ये आ गया भैया स्लोप आपका, और यहाँ क्या है बताओ, ये यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये ग्राफ ये बन गया आपका, समझ में आई बात ना, ये ध्यान रखना। अब बेटा सुनो, अब यहाँ पे यही ऐसे नोट कर लो आप, इक्वेशन 2, ये इक्वेशन क्या था फर्स्ट था। अब एक इक्वेशन हम लोग और बनाएंगे जो न्यूमेरिकल के काम आएगा आपका, हाँ वो वाला बेटा। अब क्या करेंगे हम लोग, मान लो एक रिएक्शन के लिए, फर्स्ट रिएक्शन के लिए K1, फर्स्ट रिएक्शन के लिए बेटा T1, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। फिर सेकंड इक्वेशन के लिए बेटा क्या करें, हो जाएगा यहाँ पे K2 T2, इस पे चल जाएगा बात, ठीक है, ध्यान रखना। तो केस फर्स्ट, सारे ग्राफ तैयार रखना, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर और इसका सब ग्राफ तैयार रखना। इसके सीधे से स्लोप पूछ लेता है, प्रवणता पूछ लेता है, ग्राफ दे देगा इसे ln के और 1/t पूछेगा, प्रवणता बताओ क्या होगा। तो याद होना चाहिए किसका है, आर्हेनियस वाले का है ये लॉग के टर्म में। तो बेटा देखो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 से करोगे बात आप, इक्वेशन 2 से अगर इसको बेटा करोगे आप लोग, तो कंडीशन फर्स्ट देखो ध्यान से, फॉर पहली बात क्या करो बेटा यहाँ पे, इफ k इक्वल टू K1 और t इक्वल टू T1, जरा पुट करो बेटा, तो क्या हो जाए यहाँ पे लॉग बेस 10 K1 इक्वल टू माइनस E/2.303 R T1। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम कहानी, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड करो भैया तो जरा, तो फिर लिखो फॉर इफ k इक्वल टू K2 और t इक्वल टू T2, तो रखो भैया log K2 इक्वल टू माइनस E/2.230 R, यहाँ क्या हो जाए 1/T2 प्लस लॉग बेस 10a। ये हो गया क्या बेटा, इक्वेशन 2 हो गया ये आपका, है कि नहीं। अब क्या करो बेटा, इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर लो आप, माइनस कर लो, क्या करना है माइनस कर लेना। इक्वेशन 2 से इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड नहीं करना है, सब्ट्रैक्ट करो पहले आप। जैसे ही क्या करोगे आप, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट इसमें वाला, तो क्या हो जाएगा यहाँ बेटा फिर आपका log K2 माइनस log K1, ध्यान देना यहाँ पे। तो इसमें से इसको माइनस कर रहे हो आप, ये आगे रहेगा, ये कहाँ रहेगा, पीछे रहेगा। जब ये माइनस होगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा
प्लस आगे हो जाएगा, और ये तो माइनस रहेगा ही। और ध्यान रखना जब इसको माइनस करोगे तो ये सेम कट नहीं जाएगा आपका। अब एक काम करो, ई अपान में 2.3 को ले लो कॉमन, अंदर क्या बचा 1/T1 माइनस 1/T2। लो T2 आ गया। लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता बताओ, लॉग एम बटे में एन, ये हो जाएगा log K2/K1, यही हो जाएगा। इसको चाहो सॉल्व कर, T1 T2 LCM, यहाँ T2 यहाँ T1 हो जाएगा आपका, ध्यान रखना ठीक। तो ये आप याद रखना भैया, और इसमें का सवाल आता है ध्यान, तो यही इसमें सवाल आ जाएगा, तो ध्यान रखना है। दो कांस्टेंट दे देगा, सुनो क्या क्या पूछता है, समझो बात को। दो कांस्टेंट दे देगा, दोनों कांस्टेंट के लिए दो टेम्परेचर दे देगा, फिर पूछ लेगा सक्रिय ऊर्जा बताओ, या फिर सक्रिय ऊर्जा दे देगा आपको, K2 दे देगा, K1 दे देगा, T1 दे देगा, T2 पूछ लेगा, या फिर ऐसा कह देगा कि जो K1 है वो K2 का 2 टाइम है, K1 जो है वो K2 का 2 टाइम है। तो टेम्परेचर फिर अगर पहले मान लो 50 डिग्री था तो बाद में कितना डिग्री हो जाएगा, यदि सक्रिय ऊर्जा इतनी हो तो, ये ध्यान रखना, सिंपल सी बात, समझे बात को ना। देख दियो यार, देखे वाले देख रहे हैं, देखने वाले देखते ही रहेंगे ना, समझ गए भैया ना, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर बात समझ में आई नहीं आई है, तो हटाए फिर इसको, इतनी बात समझ में आ गई। न्यूमेरिकल इससे लगेगा, हम लगवाएंगे न्यूमेरिकल, डोंट वरी, परेशान ना हो। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं बेटा, क्या कहते हैं आपका कुछ और ग्राफ्स हैं आपके, किस तरीके से कोई एक्टिवेशन एनर्जी, पहले हम इतनी सारी बात कर ली, अब हम थोड़ा सा बात करते किस पे, हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी बात कर लेते हैं कि नहीं। चलो भैया, या फिर कुछ पहले हम लोग सक्रिय ऊर्जा सबको पता क्या होता भैया, एक्टिवेशन एनर्जी होती है। वाह भैया वाह, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है बेटा, वो मिनिमम ऊर्जा जिससे कोई अभिकारक के मॉलिक्यूल, अभिकारक के जो अणु है बेटा, वो क्या हो जाए, वो क्या कहते हैं, उत्पाद बनाने के लिए तैयार हो जाए, समझ लो इतना, मतलब वो उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाए, उस पहाड़ को क्रॉस कर जाए, ऐसा समझना है। याद करो, इसके लिए का एक ग्राफ बनाए थे आप लोग, है समझोगे ध्यान से। यहाँ पे देखो, एक्टिवेशन एनर्जी वो होती है बेटा, ऐसी एनर्जी, वो मिनिमम एनर्जी होती है विच एक्टिवेट टू रिएक्टेड मॉलिक्यूल टू रिएक्ट ईच अदर एंड फॉर्म कंपाउंड। एक्टिवेट करता उसको, मॉलिक्यूल को आपस में जो आपने मिला दिया, तो वो जब तक एक्टिवेट नहीं होंगे, जब तक उनको इतनी एनर्जी ना मिले को एक्टिवेट होकर के न्यू बॉन्ड्स बनने के लिए तैयार नहीं होंगे। और वो कब बनेगा, जब पुराने बॉन्ड टूटेंगे, आपके पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, तब जाकर के कंपाउंड बनेगा वो। और वो ये एनर्जी बैरियर होता है, उतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी जिससे ये एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाए, क्रॉस करेंगे तभी ये कंपाउंड में कन्वर्ट हो सकते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये बात होती बेटा। अब इसके लिए याद करो क्या कहते हैं आप, H2I2 क्या देखें बेटा यहाँ पे 2HI। इस रिएक्शन के लिए बेटा किस तरीके से हम एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग काउंट करेंगे, कैसे इसको हम लोग ग्राफ पे दिखाएंगे, किस तरीके से इसको पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिल रही है, कि कौन सी ऊर्जा इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी है, कौन सी ऊर्जा इसकी रिएक्टेंट की ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा इसकी बेटा क्या कहते हैं प्रोडक्ट की ऊर्जा है, वो सब हम बात करेंगे इसमें, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो पहले बेटा एक ग्राफ बनाते हैं हम लोग, एक ऐसा ग्राफ, ये क्या है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, ये बेटा आपका है रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ये टेम्परेचर की बात कर रहा है, सुनो ध्यान से, ये टेम्परेचर वाले पे ही चल रहा अभी कहानी,
ठीक है, वो टेम्परेचर कहाँ मिलता है भाई, वही चीज है एक्टिवेशन एनर्जी, है कि नहीं। कहीं कहीं से इसको ऊर्जा मिलनी चाहिए, चाहे टेम्परेचर से मिले चाहे जिस तरीके से, तभी बॉन्ड ब्रेक होगा, तो तभी नया नया बॉन्ड बनेगा। तो मान लो बेटा क्या कहते हैं H2I2 यहाँ शुरू हुई, मान लो रिएक्टेंट की ऊर्जा यहाँ पर थी और यहाँ से थोड़ा सा अरावली वाला पहाड़ बना देना। ये भैया क्या आपका ER है, ER बोले तो रिएक्टेंट की एनर्जी है यहाँ पर। ये क्या है बताओ, यहाँ पर EP है, प्रोडक्ट की एनर्जी है। सर ER मतलब इसकी एनर्जी है बेटा, H2 प्लस I2 की एनर्जी। इसके मतलब बेटा ये किसकी एनर्जी है, HI 2HI की एनर्जी। ये ध्यान, हाँ 2HI बन रहा है तो प्रोडक्ट पूरा पूरा लिख डालो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बेटा, तो ध्यान दो यहाँ पे ये जो है, समझना बात को, ये वाला जो पार्ट है यही पार्ट है बेटा आपका यहाँ से, कहाँ से, ध्यान रखना, रिएक्टेंट से। जितनी इतनी एनर्जी तो है ही है इसके पास, समझो बात को, ध्यान दो यहाँ पर, इतनी एनर्जी तो इसके पास है ही। मेला देखने जाना है और 100 रुपये चाहिए हमको जरूरत है, अब मान लो क्या कहते 20 रुपये है, अब 80 रुपये और चाहे तो काम बन जाए, तब फिर मेला वाले झूलप या यहाँ झूलप चढ़ जाओ। अगर ये बात तो घर हो गए, समझो ध्यान से, ठीक है ना। तो 20 रुपये कितना चाहिए और बताओ मेला देखने के लिए, झूला 80 और चाहिए ना, तो जितनी एनर्जी चाहिए उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, ये ध्यान रखना। तो बेटा देखो ध्यान से यहाँ पे, तो ये वाली एनर्जी जो है, समझो ध्यान से, इस वाली एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं बेटा, हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, ध्यान रखना। इतनी ऊर्जा इसी कहते हैं सक्रिय ऊर्जा बेटा, एनर्जी गैप ही है, हाँ ये ध्यान रखना। हाँ वही ऊर्जा, हाँ जो भी समझो तुम, यस यस। सुनो अगला देखो बेटा ध्यान से यहाँ पे, सर देखो ध्यान से यहाँ पे, अब यही जो होते हैं बेटा, जो H2I2 है, H और I, ये दो बॉन्ड है बेटा, यही आपस में बेटा यहाँ ब्रेक होंगे, यहाँ टूटेंगे और धीरे धीरे करके यहाँ आएगा, तो ये 2HI बना देता है। सिंपल सी बात यही कहानी होती है। तो इसको कहते हैं बेटा एक्टिवेशन एनर्जी, इसको कहते हैं रिएक्टेंट, इसको कहते हैं इतनी एनर्जी कितनी बताओ मत, बस मात्र प्रोडक्ट की एनर्जी है। सर ये एनर्जी क्या है, बढ़कई कौन सी, कुल ऊर्जा, दहली ऊर्जा जैसे कहते हो आप लोग, टोटल एनर्जी, ध्यान रखना। ये क्या होता है आपका ET होता है, क्या होता है E टोटल, यानी बेटा ये क्या होता है, इसको कहते हैं दहली ऊर्जा, ठीक है। क्या होता है भैया यहाँ पे, दहली ऊर्जा होता है। तो इतनी ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी भैया, तभी काम बनने वाला है, अदरवाइज नहीं बनने वाला है, ध्यान रखना। अच्छा सुनो ध्यान से बेटा, सर जी प्रोडक्ट पाने के लिए तो मात्र इतने ऊर्जा से, अच्छा इन दोनों का गैप देखो ध्यान से, अच्छा ये इन दोनों के गैप को कौन सी ऊर्जा कहते हैं, डेल्टा H, ये डेल्टा H होता है, डेल्टा H का गैप है। अच्छा बताओ ध्यान देना बेटा, इतनी ऊर्जा थी, अब ऊर्जा प्रोडक्ट की क्या कम हुई या बढ़ गई, प्रोडक्ट की ऊर्जा कम हुई या बढ़ गई, कम हो गई, मतलब ऊर्जा और उड़ाए दी, रिलीज हो गई ऊर्जा, ऊर्जा क्या हो गई, उत्सर्जित हो गई। तो ये जो रिएक्शन है वो किसके लिए है बताओ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए है। ये ग्राफ किसके लिए था, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फॉर उष्माक्षेपी रिएक्शन, मतलब उष्माक्षेपी अपक्रिया के लिए है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये ध्यान रखो, समझ में आई बात ना, ठीक।
तो ये रिएक्शन अगर मान लो एक क्वेश्चन आया था बेटा यहाँ पे क्या कहते हैं, अच्छा इसी को मान लो अब आप क्या कहते हैं एंडोथर्मिक के लिए ले लो। एंडो के लिए मतलब क्या होगा बेटा, रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। मान लो 2HI से आप ये बना रहे हैं, और कभी भी डिकम्पोज करते हैं तो क्या होता है, हीट देना ही पड़ता है। तो अगर मान लो बेटा इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया जाए, समझो बात को। अच्छा एक ध्यान रखना बेटा यहाँ पे, इस रिएक्शन के लिए कोई बोले ये क्या होगा बताओ सब लोग, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, ध्यान रखना यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी की बात हो रही है। ईटी टोटल ऊर्जा में से क्या निकालोगे आप, ER कर दोगे। अच्छा एक टर्म और अगर लिखना चाहे हम लोग डेल्टा H के टर्म में अगर लिखना चाहे कैसे करोगे, बोलो है, यस वही बात है यहाँ पर। देखो बेटा यहाँ पे जो EP है, देखो सुनो डेल्टा H का यूज कर लो आप, चाहे P का किसी का यूज करके आपको डेल्टा H के टर्म में निकालना, ध्यान रखना। कैसे करोगे बताओ, हाउ कैन पॉसिबल। ये रिएक्शन कैसे हो रही भैया, फॉरवर्ड हो रही ना, अरे ये रिएक्शन इसमें कन्वर्ट हो रही उसकी बात कर रहा हूं। तो ये फॉरवर्ड अगर है तो बेटा ध्यान दो यहाँ पर इतनी एनर्जी कितनी है बताओ, बोलो ये है, और ये में इतना जोड़ दोगे आप क्या आएगा बताओ, हाँ ये प्लस डेल्टा H होगा, ये नहीं, हाँ यस यस बिल्कुल 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 सही बात है, ये कहानी होगी। एक्टिवेशन एनर्जी में अगर फॉरवर्ड रिएक्शन कराना है, ये किसके लिए बताओ, फॉरवर्ड रिएक्शन, अग्र अपक्रिया के लिए। अब अग्र अपक्रिया अगर चाहिए आपको तो एक्टिवेशन एनर्जी में क्या होगा, डेल्टा H आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा साहब, ये ध्यान रखना। अरे भैया देखो ये हो गया, बोलो हाँ ना, हमको क्या प्राप्त करना है, प्रोडक्ट प्राप्त करना है, और प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए बेटा ये ऊर्जा तो चाहिए, साथ में ये भी तो चाहिए हमको, ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा यही रिएक्शन बेटा मान लो एंडोथर्मिक कर लो आप, और ये किसके लिए हो चल रहा बताओ यहाँ पे, ये फॉर एक्सोथर्मिक के लिए है। अब आ जाओ बेटा क्या कहते हैं आप, एंडोथर्मिक के लिए। एंडोथर्मिक में क्या हो जाएगा, कहानी थोड़ी सी मैं यहीं पे चेंज कर दे रहा हूं बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहीं पे देखो फिर से बना रहा हूं इसको, ये अब इस बार होने वाला ऐसे, मान लो ऐसे समझो कुछ, ठीक है। ये मान लो क्या है 2HI है, और एक कैसे खड़ा हो गया I2 प्लस H2 में रिवर्स हो गई रिएक्शन। अब यहां से यहां आ रहे हैं हम, यहां से यहां आ रहे हैं बेटा, तो अब बताओ ध्यान से बेटा, ये हो गया ER और ये हो गया EP। अब जरा बताओ आप लोग कि एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ है बताओ, ये होगी ना भैया, बोलो यही तो होगी, ये इतनी है आपको, ठीक। अब सुनो, अब बाकी तो ये चीज जो है सो है ही है। तो ये रिएक्शन ध्यान दो बेटा, यहाँ पे एनर्जी आपकी पहले कितना थी, इतनी थी, अब एनर्जी क्या हुई लगातार बताओ, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी बताओ, इतनी एनर्जी हो गई, यहां से यहां प्लॉट करो कितना हो गया एनर्जी, इतनी एनर्जी हो गई। तो इसको आप क्या कहोगे बताओ, एनर्जी इसने अब्जॉर्ब ही तो किया, तभी तो इसकी प्रोडक्ट की ऊर्जा बढ़ गई है, बोलो यही तो है बेटा ना, एनर्जी से अब्जॉर्ब किया तो किस रिएक्शन के लिए होगा बताओ, एंडोथर्मिक के लिए होगा, ये ध्यान, एंडोथर्मिक उष्मा शोषी अपक्रिया के लिए होगा। सर अब फार्मूला क्या होगा, क्या यही फार्मूला होगा क्या, ये ET माइनस ER यही होगा, लेकिन यहां चेंज बदल जाए, यहां चीजें बदल जाएंगी। अब यहां देखो बेटा, अब फॉरवर्ड नहीं था, मान लो रिएक्शन यही थी, अब बोलता कि बताओ ग्राफ बनाओ फॉरवर्ड रिवर्स का, और रिवर्स के लिए आप एक्टिवेशन एनर्जी निकाल दिखाओ,
तो क्या करो, बढ़ाओ, यही रिवर्स करते हैं आप। और रिवर्स के लिए बेटा मतलब आपको क्या चाहिए, यहां से यहां जाना है आपको। तो सर जी यहां से यहां जाना है, मतलब आपको देखो बेटा यहाँ पे ये जो गैप है, सुनो ध्यान से, ई ए और ईपी का गैप क्या है बताओ, डेल्टा एच है। सर जी ई आर में से ये इतना कम नहीं हो गया, देखो ध्यान से यहाँ पर, समझो बात को यहाँ पे। तो यहाँ इस बार क्या होगा बताओ, यहाँ पे ई ए रिवर्स क्या हो जाएगा, माइनस होगा, नहीं माइनस होगा, इस तरीके से करना है आपको। ये कई बार पूछा है ये क्वेश्चन सीबीएसई में कि एक दे देता है, सुनो ध्यान से यहाँ पे, सुनो ध्यान से, इधर इधर देखो, इधर रिवर्स देखो, फॉरवर्ड के लिए अगर एनर्जी इतनी है तो रिवर्स के लिए एनर्जी कितनी हो जाएगी, जबकि डेल्टा एच दे रखा होता है उसमें। तो जैसे डेल्टा एच दे रखा है, फर्स्ट से ई ए निकाल लोगे रिवर्स के लिए, ध्यान रखना। तो रिवर्स के लिए भैया ये समझ के चलना है आपको, लगा के रखना है, कई बार पूछा है, ये ध्यान रखना, ठीक है, समझना बात को। तो ये ग्राफ है आपका, ये फार्मूला है, ये रिवर्स वाला है, और पहला कैसा था, फॉरवर्ड वाला, अग्र वाला, ये पश्च वाला, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आ जाओ, सुनो बेटा फटाफट, अब थोड़ी सी कुछ क्या कहते हैं, ग्राफ है आपका, याद करो, काइनेटिक वो क्या कहते हैं, रिएक्शन मॉलिक्यूल, वो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन है कि नहीं, और काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी और यानी गतिज ऊर्जा और क्या कहते हैं बेटा, अरे जो मॉलिक्यूल होते हैं अभिकारक के मॉलिक्यूल के भिन्न, हाँ, फ्रैक्शन ऑफ एफओएम। देखो बेटा ध्यान से यहाँ पर लिसन, तो ग्राफ बेटा करना है आपको फटाफट, ग्राफ बिटवीन एफओएम एंड काइनेटिक एनर्जी, कि कितने काइनेटिक एनर्जी हैं, यानी कितने वो मॉलिक्यूल हैं। एफओएम क्या है बेटा यहाँ पे बताओ, अभिकारक अणु के भिन्न, अभिकारक अणु के भिन्न, मतलब बेटा ई नंबर ऑफ ये, और ये हो गया टी। एफओएम ये होता है एन ई अपॉन एन टी। सर एन ई क्या है, कितने मॉलिक्यूल अभिकारक के हैं जो एनर्जी को, मतलब मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी को प्राप्त कर लेते हैं टोटल कुल अभिकारक के अणुओं में से। ये रेशियो होता है, ये भिन्न होता है, ये अनुपात होता है बेटा। किसके प्रश्न में बेटा आपका होगा, काइनेटिक एनर्जी। चलो बेटा करके दिखाते हैं हम लोग। ये नीचे लिखे हैं इस बार हम काइनेटिक एनर्जी, और यहां लिख दिए हैं एफओएम, ध्यान देना यहाँ पे एफओएम, हाँ फॉर्म कह दो, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कह सकते हो, ये यही होता है फ्रैक्शन, इसी को फ्रैक्शन बोलते हैं, ध्यान रखना। भैया बताए नहीं तो ये अभिकारक अणुओं के भिन्न है, ये सिंपल सी बात है। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा है आपकी। अब ये भी नहीं पता होगा कैसे काम चलेगा भैया, बताओ। देखो बेटा यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसा चल रहा है, सिंपल सी बात। तो मतलब क्या हो बेटा यहाँ पे, ध्यान देना यहाँ पे बेटा कि देखो यहाँ 0 जूल है मान लो, यहाँ 10 जूल, यहाँ मान लो 20 जूल, यहाँ मान लो 50 जूल, यहाँ 60 जूल, यहाँ 70, यहाँ 80 मान लो, ऐसे ऐसे चल रहा है। यहाँ मान लो बेटा कुछ मॉलिक्यूल यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है। तो अगर देखा जाए तो बेटा 50 मॉलिक्यूल मतलब 50 जूल जो काइनेटिक ऊर्जा है वो सबसे ज्यादा अभिकारक अणुओं के भिन्न के पास है उपस्थित, ये ध्यान रखना। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ये सिंपल सी बात, मतलब मोस्ट, हाँ सबसे इतने, ध्यान देना यहाँ पे, इतने मॉलिक्यूल है, इतना मॉलिक्यूल है जो उनकी 50 जूल की ऊर्जा ही प्राप्त कर पा रहा है। वो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल कितनी ऊर्जा को प्राप्त कर पा रहे हैं, 50 जूल को। अब कोई बोले सर जी 70 जूल कितना पाता है बताओ, तो यह देखो
50 वाले से कम। और इसको 80 देखो, यह देखो। तो काइनेटिक ऊर्जा बेटा यही काइनेटिक ऊर्जा बेटा एक्टिवेशन एनर्जी भी होती है, ध्यान रखना। कि अब देखो, अब आगे अब बताएंगे हम कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या असर पड़ता है इस पे, ध्यान देना यहाँ पे। अगर जैसे ही बेटा हमने क्या किया, आप समझो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी यही रखी, ठीक, और FOM यही रखा। अगर एक बार हाँ ठीक, चलो ये टेम्परेचर देखो बेटा, ये टेम्परेचर T है। T टेम्परेचर पर देखो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी कितनी है बताओ ध्यान से, मान लो इतनी है। लेकिन यहां जो लाइन आप खींच रहे हैं, ध्यान देना यहाँ पे, यहां जो लाइन आप खींच रहे बेटा, यही आपका ये है, बैरियर है ये। इस बैरियर को जितने मॉलिक्यूल इस बैरियर काइनेटिक एनर्जी की इस बैरियर को बेटा क्रॉस करेंगे, वही प्रोडक्ट बनाएंगे। ये ध्यान रखना, हाँ समझो बेटा। तो ऐसे कितने मॉलिक्यूल हैं जो बेटा इस बैरियर को क्रॉस कर रहे हैं? पहले केस बताओ फिर बाद का केस बताओ। देखो T टेम्परेचर जब था बेटा, तो मात्र कितने मॉलिक्यूल थे बताओ यहां पर, इतने मॉलिक्यूल। समझो बात को, ये इतने मॉलिक्यूल, मात्र इतने मॉलिक्यूल, समझ बात ना। जैसे टेम्परेचर हमने बढ़ाया, क्या हुआ, इतना भी भैया बहुत सारा ऐड होगा। देखो ये वाला भी ऐड होगा, देखो ध्यान से, होगा नहीं होगा भैया। तो ये वाली कहानी आगे सर जी, इतने मॉलिक्यूल आ गए अब इसको क्रॉस करने वाले, EA को क्रॉस करने वाले, और EA को क्रॉस कर गए, एनर्जी क्रॉस कर गए, तो वो प्रोडक्ट बना डालेंगे। सर जी फिर इनका क्या बात है, बस ये इतनी मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी लेके बैठे हैं, बस ये प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे हैं। ये प्रोडक्ट कौन बना पा रहा बताओ? बहुत कम ही मॉलिक्यूल हैं, बहुत कम ही अणु हैं जो प्रोडक्ट बना पा रहे हैं। वो कितना बेटा, वो जब क्या, ये इतने ही मॉलिक्यूल हैं। T टेम्परेचर पे इतना था और T+10 कर दिया तो थोड़ा मॉलिक्यूल और बढ़ गया आपका। ये कहानी सिंपल सी बात। ये दो आपका ये था। अब आपका बेटा क्या आ जाता है यहाँ पर, कोलिजन थ्योरी आ जाती है। कोलिजन थ्योरी में क्या होता है बेटा, यहाँ पर सुनो ध्यान से, 2 टॉपिक बचा है, फटाफट केवल सुनना है बस आपको, ध्यान दो यहाँ पे। तो कोलिजन थ्योरी आप सबको पता है, साफ साफ पूछेगा आपसे कि संघट्ट का सिद्धांत किसे कहते हैं। क्या पूछेगा, संघट्ट का सिद्धांत किसे कहते हैं? तो सिंपल सी बात हुई बेटा, व्हेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्ट टू ईच अदर देन ब्रेक द बॉन्ड, या फिर क्लीवेज द ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड टू फॉर्म कंपाउंड। मतलब कहानी क्या बताया मैंने, कोलिजन थ्योरी बेटा यहाँ पर, कि जब दो रिएक्टेंट, जब दो अभिकारक के मॉलिक्यूल, अपकारक के अणु आपस में क्रिया करते हैं, तो बेटा पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध का निर्माण होता है, जिससे कि उत्पाद बनते हैं। और कोलिजन मतलब बेटा टकराते हैं, वही मतलब सिंपल बात। रिएक्ट करने मतलब क्या होता है, आपस में टकराते हैं, इस प्रकार से हैं। अब सर क्या कहते हैं, टक्कर सिद्धांत भी इसे कभी कभी कहते हैं, टक्कर सिद्धांत, संघटन सिद्धांत, समझ रहे बेटा ना। ध्यान देना यहाँ पे, सुनो यहाँ पर। तो मान लो क्या हर एक कोलिजन, हर एक टक्कर क्या पहचान करा देता है क्या किसी से? सिंपल सी बात, पहचान होती रही है कि नहीं? तो क्या करना पड़ेगा भैया, फिर अच्छी टक्कर लेना पड़ेगा है। मान लो कोई व्यक्ति है, एक बार किसी को देखे नहीं पहचान हुई, 2 बार देखे, 3 बार देखे, 4 बार देखे, बार बार देख रहे हो तो क्या होगा, पहचान हो जाएगी। वही कहानी यहाँ पे कोलिजन में, ध्यान रखना। एक बार टक्कर हुई, समझ नहीं आया कैसे हुआ टक्कर, पता नहीं किस तरीके से, किस एंगल से, वो बगल से निकल गया, तुम इधर से निकल गए, सिंपल सी बात। कोई व्यक्ति, किसी से व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम, सिंपल सी बात ये, ठीक है, ध्यान रखना। सुनो बेटा, तो कोलिजन होने के लिए, प्रोडक्ट बनने के लिए, हर एक टक्कर प्रोडक्ट नहीं देता है, हर एक कोलिजन प्रोडक्ट नहीं देता। तो कोलिजन होने के लिए बेटा इफेक्टिव कोलिजन चाहिए। कैसा कोलिजन चाहिए? इफेक्टिव कोलिजन चाहिए बेटा, प्रभावी संगठन, प्रभावी टक्कर चाहिए। और प्रभावी टक्कर के लिए आपको बेटा 3 चीज की जरूरत होगी। कितनी चीज जरूरत होगी बेटा? 3 चीज की जरूरत होगी, ध्यान रखना। पहला सुनो यहाँ पे, कोलिजन थ्योरी क्या कहती है,
बोलो है कि जब तक रिएक्टेंट अभिकारक के मॉलिक्यूल आपस में टक्कर करेंगे नहीं तो पुराने बॉन्ड टूटेंगे नहीं, नए बॉन्ड बनेंगे नहीं, तब तक वो चीजें क्या होंगी बेटा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। और अगर ये करना है, अगर मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट कराना है तो इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। और फॉर इफेक्टिव, प्रभावी संगठन के लिए, प्रभावी टक्कर के लिए बेटा ये तीन चीजें जरूरी हैं फॉर इफेक्टिव कोलिजन। ये ध्यान देना आपको, फॉर इफेक्टिव कोलिजन। पहला चीज बेटा ध्यान दो यहाँ पे, सर यहाँ पे होता क्या, यहाँ पे बेटा, यहाँ पे राइट ओरिएंटेशन, मतलब सामने सामने से टक्कर हुई चाहिए, बगल बगल से नहीं। समझे बात को भैया ना, ये ध्यान रखना यहाँ पे। राइट ओरिएंटेशन मतलब सही ओरिएंटेशन होना चाहिए, ये ध्यान रखना। मतलब सही, देखो यहाँ पे अब ऐसा समझो, जैसे HI है, H2 और I2 की बात आप कर रहे थे कि 2HI बन जाए किसी तरीके से, तो 2HI कब बनेगा बताओ, H बॉन्ड H, इधर I है, समझो बात बेटा। ये देखो ये आपस में क्या हुआ बेटा, यहाँ पर ये मॉलिक्यूल ऐसा था, ये ऐसा था, ये इधर टक्कर मारे, ये इधर टक्कर मारे, क्या प्रोडक्ट होगा, इफेक्टिव कोलिजन होगा, ये नहीं होगा, कोई मतलब नहीं होगा, सही टक्कर होना चाहिए कि नहीं। अब मान लो ऐसे हो गया H और I, अब बताओ ये इधर क्या टक्कर होगी, कोई प्रोडक्ट नहीं होने वाला है। अच्छा इसे बताओ भैया, H I, ठीक है, ये इधर भागता है, ये इधर भागता है, जब टक्कर हो ही नहीं रही है तो देख भाई नहीं भाई हो तो कहाँ से फिर मिलन हुए। अब सुनो, तो इफेक्टिव कोलिजन नहीं हुआ। अब सुनो बेटा यहाँ पे क्या हुआ, अब आ जाओ, अब की लड़ाया जाएगा ध्यान दो बेटा। तो अब इस बार इसको इधर से, ये इधर से टक्कर मारना है, तो क्या होगा यहाँ पे, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये आपस में HI बनाएंगे, ये आपस में HI बनाएंगे। सर जी HI प्लस HI, ये बन गया क्या, 2HI। इस तरीके से ये ध्यान रखना, समझ में आई बात बेटा ना, ये ध्यान रखना। चलो अब सुनो बेटा, यहाँ पे मतलब एक याद करो आप लोग ओरिएंटेशन से बेटा रिलेटेड, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन में मैंने बताया था आपको, याद करो। SN2 रिएक्शन में याद करो बेटा, क्या कहते हैं आपको, जो न्यूक्लियोफाइल था वो सामने से नहीं, वो बैक साइड से अटैक करता था। कुछ याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, बोलो भैया बताओ, हैं नहीं याद आ रहा है ना, याद करो। SN2 रिएक्शन में, अरे नालायक को देखो, CH3Cl था, बोलो हाँ, ये है न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल जब इधर से टक्कर मारेगा तो नो प्रोडक्ट, कोलिजन सही नहीं हुआ। अब देखो ध्यान से, ये देखो भैया अटैक कर रहा है, देखो ध्यान से। अब क्या करेगा, ये निकल जाएगा और ये ऐड हो जाएगा, सिंपल से। अब प्रोडक्ट बन जाएगा आपका भैया यहाँ पे। और जानते हो बेटा, ट्रांजिशन स्टेज बनती है एक प्रकार की, ये कैसी बनती है स्टेज, धीरे धीरे लगता है OH इधर, और धीरे धीरे Cl खिसकता है यहाँ से, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांजिशन स्टेज, संक्रमण अवस्था बोलते हैं। और यही चीज हो गई बेटा। अब ये इसको पूरी तरीके निकाल दो, निकल जाएगा, क्या होगा बेटा यहाँ पे, ये बन जाएगा बेटा फाइनल प्रोडक्ट आपका, ये ध्यान रखना। तो पता चला इफेक्टिव कोलिजन से क्या होता है, अरे अभी तो एक हुआ, दूसरा देखो। हाँ, ये केवल राइट ओरिएंटेशन था, देखो ध्यान से। अब तीसरा क्या बेटा यहाँ पर, एक्टिवेशन, वो दूसरा क्या बेटा यहाँ पे, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा है। सक्रियण ऊर्जा बेटा जानते हो आप, एनर्जी बैरियर को जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक प्रोडक्ट बनाने वाला नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। बस यही चीजें, दो ही चीजें हैं मेन आपका, ठीक। तीसरा नहीं है, केवल दो ही चीजें आपकी मेन दो ही चीजें इफेक्टिव कोलिजन में ही होता, दो ही चीजें हैं इसमें, ठीक है, ध्यान।
दो ही चीज थी, ये ध्यान रखना। अब सुनो बेटा यहाँ पे, लिसन, सुनो ध्यान से। ये हो गया बेटा कॉलिजन थ्योरी। कॉलिजन थ्योरी के लिए इफेक्टिव क्या कहते हैं, कॉलिजन किस तरीके से होता है ये आपको पता है। अब सुनो यहाँ पे कुछ रिलेशन है, कुछ फार्मूला है, उसको आप लोग क्या कहते हैं, केवल पढ़ लो बस, केवल यहाँ याद कर लो बस। आप क्या होता है बेटा यहाँ पे, मान लो, सुनो यहाँ पर एक फार्मूला है, बुक कहाँ है बताओ। लिसन, देखो बेटा यहाँ पे ये दो फार्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, कभी कभी केवल जस्ट ऐसे रिएक्शन के लिए पूछ लेता है कि ये रिएक्शन A + B = क्या है बेटा, गिव्स आउट क्या आपका प्रोडक्ट है। तो आपको बताना है रिलेशन, संबंध बताना बेटा क्या आपको, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट और एक्टिवेशन एनर्जी में संबंध क्या होगा। तो आप फॉर्मूला क्या है, रेट इक्वल टू, ध्यान दे बेटा यहाँ पे ZAB (E⁻⁻ EA/RT हो जाएगा। ये हो, लिख दो बेटा क्या कहते हैं, अपक्रिया की दर व सक्रियण ऊर्जा में संबंध, अपक्रिया की दर व सक्रियण ऊर्जा में संबंध। तो रेट दर A + B के लिए है बेटा, ध्यान रखना, रेट इक्वल टू ZAB.E⁻EA। सर ZAB क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, AB के फ्रीक्वेंसी फैक्टर, कॉलिजन थ्योरी की पर सेकंड में कितने टक्कर हो रहे हैं, ZAB क्या है, पर सेकंड में AB के कितने टक्कर हो रहे हैं, उनके टक्कर की संख्या, उनकी फ्रीक्वेंसी बेटा, ठीक है, हाँ ZAB, AB का यह फ्रीक्वेंसी बेटा, फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। अच्छा आ जाओ बेटा यहाँ पे ध्यान दो, फॉर इफेक्टिव कॉलिजन, इफेक्टिव कॉलिजन के लिए अगर आपको बताना हो कि रेट और EA मतलब रेट ऑफ रिएक्शन और एक्टिवेशन एनर्जी में संबंध क्या होगा, तो ये हो जाता है रेट इक्वल टू क्या होगा, P ZAB.E⁻EA-RT। सर P क्या हो गया, ये बेटा क्या हो गया आपका, प्रोबेबिलिटी हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई, हाँ P होगा, P मतलब यानी बेटा ये प्रायिकता है आपका, ये स्टेरिक फैक्टर है आपका, त्रिविम फैक्टर है, त्रिविम गुणांक कह सकते हैं, गुणक कह सकते हैं आप लोग, ये है, ये ध्यान रखना, समझे बात बेटा ना। तो ये P इक्वल टू क्या होता है, 1 भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है तो 1 से कम ही होगा, 0 से ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है कि नहीं, जितना ज्यादा होगा उतना इफेक्टिव कॉलिजन के लिए रेट बताएगा आपको। लास्ट आपका टॉपिक क्या है यहाँ पे, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट को बेटा अच्छे तरीके से हमने बताया है आपको, उसका ग्राफ भी बताया है कि कैटलिस्ट क्या करता है बताओ सब लोग, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, सिंपल सी बात यही है। बाकी चीजें बेटा आप लोग पढ़ लेना, बस रेट ऑफ रिएक्शन को बेटा ये इंक्रीज कर देता है, खुद नहीं बदलता है, रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देता है, बस इतना ध्यान रखना है। और डेल्टा जी को कभी अल्टर नहीं करता, ये डेल्टा जी को कभी परिवर्तित नहीं करता, बस एक्टिवेशन एनर्जी को परिवर्तित करता है, उसको कम कर देता है, ये ध्यान रखना बस, ठीक है, हाँ ओके ठीक है बेटा, यही था आपका लेक्चर। अब इससे बेटा हम लोग न्यूमेरिकल कल लगाएंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।